जुले, जोहार, वड़क्कम, नमस्कार। कहीं भी सत्ता परिवर्तन के दो तरीके हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, एपेरेंट और कोवर्ट। कॉन्स्पिरेसी थियरी के अनुसार डीप स्टेट इसी कोवर्ट ऑपरेशन या गुप्त रूप से सत्ता परिवर्तन का हिस्सा है। यह एक इनफॉर्मल नेटवर्क है जो सरकार के पैरेलल काम करती है और उसे प्रभावित करती है। इसमें सत्ता में बैठे लोग या इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल लोग या इंस्टीट्यूशंस पर्दे के पीछे से जनता के बीच एक सत्ता विरोधी नैरेटिव चलाते हैं और उनके असंतोष को हवा देकर अपने मंसूबों को पूरा करते हैं या सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं या चुनी हुई सरकार के खिलाफ जन आक्रोश खड़ा कर उसे कई बार हटाने में भी सफल रहते हैं। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुए बदलाव को भी डीप स्टेट का काम बताया जा रहा है। यदि डीप स्टेट की थ्योरी को एक मिनट के लिए सच भी मान लिया जाए तो यह तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि जनता के अंदर व्यापक असंतोष या अनरेस्ट नहीं हो। इन तीनों देशों में बड़े पैमाने पर करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, सत्ता में बैठे लोगों का तानाशाही रवैया और नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के परिवार का विलासिता भरा जीवन जनता के अंदर असंतोष भरने के लिए काफ़ी था और ऐसे में कोई एक घटना जन आंदोलन का रूप ले सकती है। श्रीलंका में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट से उपजे क्राइसिस ने आंदोलन को हवा दी, तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में बांग्लादेश की मुक्ति आंदोलन से जुड़े परिवारों को 30% आरक्षण आंदोलन की वजह बना। तो नेपाल में सोशल साइट्स पर बैन ने आग में घी का काम किया। जनता के आक्रोश ने आंदोलन के माध्यम से सत्ता में परिवर्तन तो कर दिया, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है, आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि सिस्टम वही है, सिस्टम में बैठे लोग कमोबेश वही हैं और जो लोग आंदोलन के माध्यम से सत्ता से बेदखल किए गए हैं, देर सबेर वह सत्ता में वापस लौटने की कोशिश करेंगे। तो क्या जनता का यह संघर्ष और सैक्रिफाइस व्यर्थ जाने वाला है? इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में नेपाल के जेनजी आंदोलन के शूद्र विप्लव का उदाहरण होने पर आशंका जाहिर की थी। वर्तमान व्यवस्था में सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज और लग्जरी सत्ता में बैठे लोग या उनसे जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के लिए ही है। प्रश्न उठता है कि आम जनता के लिए रोजगार, समृद्धि और खुशियों का रास्ता किधर से जाता है? यहाँ मैं पूरी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि बात चाहे नेपाल के 3 करोड़ लोगों की हो या भारत के 140 करोड़ लोगों की हो या दुनिया के 800 करोड़ लोगों की हो, सभी के बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ की गारंटी हो या लोगों के लिए काम या रोजगार की गारंटी हो या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के सही मूल्य की बात हो या फिर जन सुविधाएं हो या लोगों की बढ़ती हुई क्रय क्षमता या इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, यह सब अगर कोई इकोनॉमिक व्यवस्था दे सकती है तो वह है श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा दिया हुआ प्रौढ़ सिद्धांत पर आधारित इकोनॉमिक सिस्टम। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या अन्य किसी भी देश को यदि प्रगति और समृद्धि के रास्ते पर बढ़ना है तो प्रौढ़ के इकोनॉमिक सिस्टम को टोटलिटी में अपनाना पड़ेगा। प्रौढ़ दर्शन के डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, लोकल रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट्स के आधार पर इंडस्ट्रीज और बेसिक नेसेसिटीज और जीवन रक्षक वस्तुओं में आत्मनिर्भरता, ताकि कोरोना जैसी महामारी या युद्ध की स्थिति में सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने पर भी लोकल लेवल पर परेशानी का सामना करना नहीं पड़े।
और जहां तक संभव हो इंडस्ट्री एवं प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इंटरप्राइजेस को सहकारिता या कोऑपरेटिव के माध्यम से ही चलाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन होगा और लोगों की कोऑपरेटिव में शेयर होल्डिंग होने के कारण प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी और उन तक समृद्धि पहुंचेगी। प्रौत के इकोनॉमिक सिस्टम के अनुसार यदि नेपाल को हम एक रोल मॉडल के रूप में लें तो प्रौत के सोशियो इकोनॉमिक यूनिट या समाज के लिए जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, जैसे कॉमन इकोनॉमिक पोटेंशियल्स एंड प्रॉब्लम, कॉमन जियोग्राफिक एरिया, टोपोग्राफी, कल्चरल लीगेसी, इन सब फैक्टर्स के आधार पर नेपाल में 9 समाज या सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स बनते हैं। यह समाज हैं लिम्बू समाज, शेरपा समाज, राय या किरात समाज, नेवारी समाज, तमांग समाज, गुरुंग समाज, मगर समाज, थारू समाज और गोरखाली समाज। इन सभी सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और अलग अलग तरह के संसाधन हैं। यदि इन सब का प्रौत के इकोनॉमिक सिस्टम के अनुसार डेवलपमेंटल प्लानिंग किया जाए तो सोलुखुम्बू जैसे एक जिले वाले शेरपा समाज में भी समृद्धि आएगी और काठमांडू वैली के 3 जिले काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर से बने नेवारी समाज में भी समृद्धि आएगी और 10 जिलों से बने मगर समाज में भी समृद्धि आएगी। तो जो समाज प्रौत की राह चलेगा वह समृद्धि के साथ बढ़ेगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे शूद्र विप्लव के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।